बच्चों स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों कल से आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है और आपका सेंटर आपके घर से कितनी दूर गया है। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उनका आंसर दे दूँ। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के जो आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होने हैं कल, उसमें आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो बच्चों क्लास 10th में है SST का पेपर, वहीं क्लास 12th में फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स होने हैं। वैसे तो बच्चों आपने सोच रखा होगा कि आपको किस तरीके से अपना एग्ज़ाम लिखना है, किस तरीके से आपने तैयारी की है, किस तरीके से आपको अपने अपने आंसर लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट में एक ही फिक्स पैटर्न नहीं चलता, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो सब्जेक्ट वाइज तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ताकि ना सिर्फ आप पासिंग मार्क सिक्योर कर ले जाएं बल्कि आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएं। सबसे पहले हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं, और उन बातों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो उसका नुकसान हमको होता है। पहली चीज़ तो बच्चों आप सभी लोगों को क्लास 10th के हों या 12th के हों, सभी को 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और अगर आप ढंग से पढ़ें तो 2 बार क्वेश्चन पेपर को इस 15 मिनट में अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम क्यों पढ़ें, तो बच्चों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि हमको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन बाद में करने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसको मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़िए, कंक्लूजन मत निकालिए, दोबारा पढ़िए तब कंक्लूजन निकालिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है तो उसको टिक लगा लो बच्चों, टिक लगा लो या गोला बना दो उस क्वेश्चन पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये वाले क्वेश्चन हमको सबसे लास्ट में करने हैं, जब हम अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जिनके आंसर हमको आते हैं। तो ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, बार बार आपको वही क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको आप देखते ही छोड़ दोगे और जो क्वेश्चन पे गोला नहीं बना होगा या टिक नहीं लगा होगा आप उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली स्ट्रेटजी बच्चों ये है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ एक क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और उनको देख करके आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये इतना टफ आया है मैं कैसे कर पाऊँगा। पहले आप उन क्वेश्चंस को देखें जो आपको आते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको नहीं आते हैं तो आप घबरा जाएंगे और एक क्वेश्चन के चक्कर में आपके कई सारे क्वेश्चंस बेकार चले जाएंगे। दूसरी स्ट्रेटजी बच्चों ये है कि जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन हो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। आपको क्या होता है, कभी कोई 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लगाए जा रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन है, हम क्यों नहीं आ रहा है, अभी कल ही तो पढ़ा था। टाइम वेस्ट हो जाता है, वो लगता भी नहीं है। अगर आप लगा भी लोगे तो नंबर मिलेगा 1 या 2, और टाइम ले लिया उसने आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का। अगर आप नहीं लगा पाएंगे तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और भी सारे क्वेश्चंस का आंसर भूल जाएगा। बच्चों लिखते टाइम जब आपको ये एहसास हो कि हमने क्वेश्चन नंबर डाला, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 डाला और आप भूल गए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लिखना शुरू करते हैं भूल जाते हैं, तो आप क्या करें, उसमें जितने आपका ये तो पता ही होगा कि ये लॉन्ग आंसर का है, शॉर्ट आंसर का है, कैसा है, तो उतनी लाइन छोड़ें, दूसरा क्वेश्चन डालें, उसका आंसर लिखना शुरू कर दें। कुछ देर के बाद में आपको आपका पुराना वाला आंसर याद आ जाएगा, और ये आजमाया हुआ फैक्ट है। जिस क्वेश्चन का आंसर बोले लाइन छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप बैठेंगे, सोचेंगे, जोर डालेंगे तो आपके दिमाग पे इसका उल्टा असर पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप भूल जाएंगे और आपके अंदर घबराहट उत्पन्न होगी। तो ये काम आप बिल्कुल ना करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप हम आपको देंगे कि किस सब्जेक्ट के आंसर को कहाँ से लिखना शुरू करना है। देखो बच्चों, जो मैथ्स है और फिजिक्स है या इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, जिनका सब्जेक्ट 12th का है, होना है कल एग्ज़ाम, मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि आप सबसे लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन आपको आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में, उसको शुरू में करो। क्यों? क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन आपका बन गया तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास में पर्याप्त टाइम है, अभी आप घबराओगे नहीं।
जब बड़े वाले क्वेश्चन को शुरू में करना शुरू करोगे तो आपके पास में टाइम रहेगा, आप आसानी से करोगे और ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और होता क्या है, बच्चे इजी से शुरू करते हैं इन तरीके के पेपर्स में, खास करके मैथ्स में, फिजिक्स में, अकाउंटेंसी में, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जो टफ क्वेश्चन है उनको लास्ट में करो। लास्ट में टाइम कम बचता है, क्वेश्चन बड़े होते हैं, टफ होते हैं, तो उनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, तो पता चलता है कि देखते ही डरने लगते हो और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले लास्ट सेक्शन जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर ले गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पासिंग मार्क भर का हमने कर लिया। और बाद में तो इजी क्वेश्चन, अगर सोच लो कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन आने हैं या 5-7 क्वेश्चन आने हैं, अगर आपके पास में लास्ट के 3 मिनट बचे तब भी आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अगर लास्ट के 10 मिनट बचे और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चों मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, इनमें मेरा सुझाव यही है आपसे कि लास्ट वाले सेक्शन से शुरू करें। जो टफ क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चन हैं जो आते हैं उनको कर लो, क्योंकि उनके भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और वो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आजमाइएगा और बाद में जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपके वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जो आप नहीं जानते हो। बायोलॉजी है, पीएड है, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको इजी से शुरू करना है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं क्यों कह रहा हूँ। इजी वाले क्वेश्चंस से शुरू करना है, जो इजी हैं, 1 नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, इनसे शुरू करना है और जल्दी जल्दी करना है। मतलब इसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि अब इसमें तो आपको या तो आता है या तो नहीं आता, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, तो जो आता है उसको कर लो, फटाक से कर लो। मतलब पहले 1-2 पेज में इनको कर लो, तो क्या पता चलेगा कि पहले 10 मिनट में आपने ये 15-20 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपको आइडिया हो गया कि इन 20 क्वेश्चन में से हमको कितना किया हमने। मान लिया आपने 17 कर लिया या आपने 15 कर लिया, तो आपको पता चल गया कि 20 मिनट में हमने 15 नंबर का कर लिया, अब हमको 8 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए। जो भी आप करके जाओगे तो इजी वाले क्वेश्चंस को पहले करना, जो टफ वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको बाद में करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टफ वाले क्वेश्चंस उठाते हैं। अब चूंकि इसमें आपको लिखना ज़्यादा होता है, डायग्राम ज़्यादा बनाना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में अगर वो टफ वाला क्वेश्चन ले लेंगे तो उसी में उनका पूरा टाइम खींच जाएगा। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको उन वाले सब्जेक्ट में, चाहे क्लास 10 की एसएसटी ही क्यों ना हो, क्लास 10 की एसएसटी हो, बायोलॉजी हो या आपका इकोनॉमिक्स हो, फिजिकल एजुकेशन हो, इन सब में आपको क्या करना है बच्चों, आपको इजी से टफ की तरफ जाना है। खास करके मैं बायोलॉजी के बच्चों को और एसएसटी के बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चों सही तरीका यही है जो मैं बच्चों को बताता हूँ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लो 2 पेज में, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एमसीक्यू, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब रीजन और असर्शन वाले, इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद में आप आगे बढ़ें। तो क्या होगा कि पहले 2 पेज में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अच्छे से लिख पाओगे। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैं कुछ और टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा। जो बच्चे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जिसमें ये पक्का लिखा रहता है कि आपको डायग्राम बनाना है। ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस में ये क्लियरली मेंशन होता है कि इसका डायग्राम बनाइए या इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं लिखा होता कि इसमें डायग्राम आपको बनाना है। फिर भी अगर आप डायग्राम बना करके आंसर देंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो बायोलॉजी में इस बात का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, पॉइंट वाइज आंसर लिखने से मार्किंग अच्छे से होती है, अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। अगर पेडिग्री एनालिसिस वाले चार्ट्स आते हैं या आपको पनेट स्क्वायर आता है या चेकर बोर्ड बनाना आता है तो ढंग से स्क्वायर बनाइएगा, छोटा बड़ा मत करिएगा। और अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो लाइन छोड़ दीजिए, अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाइए। प्रयास आपका ये होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, वो पहले कर लो, बाद में जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको करना। सभी बच्चों के लिए, चाहे क्लास 10 के हों, क्लास 12 के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हों बच्चों, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, उस कंडीशन में भी आपको उसका आंसर लिखना है। क्या लिखना है ये समझ लो। अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं आता तो उस चैप्टर से अगर उसका फार्मूला पता है तो फार्मूला लिख दो।
फार्मूला नहीं पता है तो उस चैप्टर में जितने फार्मूले हों वही लिख दो, जो आपको आता हो कुछ भी उस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड आप लिख दो। अगर आपने रफ वर्क किया है बगल में तो रफ वर्क को काटिएगा मत। क्यों? क्योंकि रफ वर्क पे भी कभी कभी मार्किंग हो जाती है और पार्शियल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी रिलेटेड है, अगर आपको चाहे बायोलॉजी में ही आया, मान लिया डाइजेशन से संबंधित आया, आप कुछ नहीं जानते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ लिख दो, कोई डायग्राम ही बना दो, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आप लिखते हो अनजाने में और वो मार्किंग स्कीम में शामिल होता है, आपको उसमें आंसर्स मिल जाते हैं और वो नंबर आपको मिल जाता है वहाँ पे। और बच्चों सबसे लास्ट में एक ऐसी टिप जो आपके बहुत काम की है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आउट ऑफ सिलेबस है या जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था या क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ज़रूर हल करिएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको क्योंकि उस पे बाद में जब सीबीएसई की कमेटी बैठती है उसको ये पता चलता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो सबको नंबर मिलते हैं जिन्होंने भी उसको अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो उन क्वेश्चंस में कुछ भी लिख दीजिए, एनीथिंग, उस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद चाहे क्वेश्चन का ही कोई हिस्सा लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसी चैप्टर का लिख दीजिए, बट लिख दीजिए, उस पर आपको बाद में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।